बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस की जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर वेव। इससे पहले के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सभी डेरिवेशंस की प्रैक्टिस और रिवीजन कर लिया है। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेव। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशंस हैं इसमें। ये पीडीएफ और चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स की पीडीएफ वो मिल सकती हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, जो स्टार्ट होती है जस्ट ₹29 से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर वेव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेरिवेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वेव्स क्या होती हैं और यहाँ इस चैप्टर में हम कौन से टाइप की वेव्स पढ़ेंगे, जिससे कि हमें ये क्लियरली समझ में आ जाए। बच्चों, वेव एक डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, आगे बढ़ता चला जाता है, एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाता है। तो वेव क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वेव किसी सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे पानी में पत्थर फेंका तो जिस पॉइंट पर वो पत्थर गिर रहा है वो सोर्स बन जाएगा वेव्स के लिए। वहां से पानी की लहरें आगे बढ़ेंगी सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन जो पानी है वो अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करता रहता है, ट्रफ एंड क्रस्ट बनाता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ ऑसिलेट करता है अपनी जगह पर। तो मैकेनिकल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन होता है, सिर्फ वेव आगे बढ़ती है। वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, ये भी आपको पता ही होगा, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वेव का प्रोपेगेशन और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो अगर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है इस तरफ की, ये है सपोज एक्स एक्सिस, तो मीडियम के पार्टिकल्स या तो वाई एक्सिस पर या फिर जेड एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में वो एक्स के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह की वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी एक्सिस पर ही ऑसिलेट हो रहे होते हैं, वाइब्रेट हो रहे होते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स होती हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड सोर्स का काम करता है, तो इस सोर्स से जो डिस्टरबेंस निकलता है वो आगे बढ़ता है एयर में। आपको पता ही होगा कि मून या फिर स्पेस जहां पर एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहां पर आवाज सुनाई नहीं देती एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। मैकेनिकल वेव्स को तो मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये अब देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट है यहाँ पर डिराइव फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ए पार्ट है ये, बी पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ लिक्विड और गैस। अब ये जो डेरिवेशन है ये सिर्फ डायमेंशन मेथड से हैं, ये आपके सिलेबस में हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और अगर इनका डेरिवेशन आता है तो हम सिर्फ डायमेंशन मेथड से ही करेंगे। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालनी है हमें किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम लिख देते हैं, या फिर हम म्यू लिख देते हैं। यहां पर ये टी होता है स्ट्रिंग का टेंशन, और ये म्यू होता है मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ हम पूरे स्ट्रिंग का मास नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। मास पर यूनिट लेंथ लिया जाता है कि उसकी यूनिट लेंथ का मास कितना है। अब इसका डेरिवेशन हम डायमेंशन मेथड से ही कर सकते हैं। तो आपको अगर ये डायमेंशन मेथड से आता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा, तो आप आगे बढ़ जाइए वीडियो में, और नहीं आता है तो आप देख लीजिए, हम इन शॉर्ट बहुत जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ लेकर चलते हैं कि जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है टेंशन की पावर ए पर और मास पर यूनिट लेंथ की पावर बी पर। तो फिर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लेते हैं और बाकी ये ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम दोनों साइड डायमेंशन पुट कर देते हैं। तो v क्या है? स्पीड एल टी -1। तो हम यहाँ m को 0 लिख देते हैं।
के कांस्टेंट ले रहे हैं, कोई डायमेंशन नहीं लेंगे। टी क्या है? टेंशन, मतलब ये फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। पावर क्या है इसकी? ए। म्यू मास पर यूनिट लेंथ, तो मास के लिए एम लेते हैं, पर यूनिट लेंथ एम एल माइनस वन आ जाएगा। बस यहाँ इस डेरिवेशन में हमें यही पॉइंट ध्यान रखना होता है कि म्यू या एम की जो हम डायमेंशन रखें वो एम एल माइनस वन रखें, अदरवाइज मास से कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सिर्फ एम रखना है। अब ये राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं m, पावर m की यहाँ पर कितनी है? a, और इधर कितनी है पावर b, तो a प्लस b टोटल पावर m की आ गई। फिर l की इधर इस ब्रैकेट में पावर है a और दूसरे में है माइनस b, तो ये आ गई a माइनस b। t की पावर माइनस टू ए, दूसरे ब्रैकेट में तो t है ही नहीं। अब इस साइड है ये m0 l t माइनस वन। अब हम डायमेंशंस कंपेयर करते हैं, यहाँ कंपेयर कर लेते हैं पहले t के लिए। तो माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन, इससे a की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू। ठीक है, a की वैल्यू वन अपॉन टू। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसमें m की पावर को। तो फॉर m a प्लस b इज इक्वल टू जीरो मीन्स b इक्वल्स टू माइनस ए, तो b क्या आ गया फिर? माइनस वन बाय टू। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई और हमें कंपेयर करने की अब जरूरत ही नहीं है, a और b ही चाहिए थे। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन वन। तो अब इक्वेशन वन में वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या था? v इज इक्वल टू के टी पावर a म्यू पावर b, तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। k कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पर वन ले लेते हैं, तो t पावर a मतलब t पावर वन बाय टू, म्यू पावर माइनस वन बाय टू। तो इस तरह से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट t अपॉन म्यू, जहां पे k हमने वन लिया है। तो ये आ गया फॉर्मूला। बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड निकाल लेंगे। यहां पर बच्चों ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो, इसका हमें डेरिवेशन करना है। b यहाँ पर होता है बल्क मॉडुलस, ये है बल्क मॉडुलस, क्योंकि यहाँ फ्लूइड लिया जा रहा है ना, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन, हमें बोला गया है कि फ्लूइड या फिर गैस में ये स्पीड निकालनी है, तो b है बल्क मॉडुलस और ये रो है डेंसिटी, जो भी लिक्विड या गैस लिया जा रहा है उसकी डेंसिटी है। अब ये फॉर्मूला भी हम डायमेंशन मेथड से ही डिराइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b पावर a रो पावर b, और फिर v इज इक्वल टू k b पावर a रो पावर b, ऐसे कर देंगे। मेथड वही है, तो आई होप कि आप ये सब समझ लेंगे। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि b बल्क मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस की डायमेंशन ml माइनस वन t माइनस टू रखनी है, तो इसको आप रखेंगे ml माइनस वन t माइनस टू, जो स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है, और डेंसिटी के लिए रखेंगे ml माइनस थ्री। b वही है एल टी माइनस वन, सेम मेथड से आप करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हमने डायमेंशन मेथड से बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। What do you understand by progressive wave? Explain the progressive waves. बच्चों प्रोग्रेसिव वेव हम समझ ही गए कि वेव जो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है उसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकना या जो साउंड वेव्स हैं, तो जो वेव एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती हैं उनको प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है या ट्रेवलिंग वेव बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो अगर ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं कि प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव में हमें पता है कि प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर एक्स एक्सिस में वेव आगे बढ़ रही है और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर y जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं उनका किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिपेंड करता है x पर और t पर। तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर k है वेव नंबर, k इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा होता है। अब लैम्डा वेवलेंथ है, तो आपको यहां समझ में आ ही गया होगा। वेव नंबर बताता है फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस इन अ वेव। ठीक है, तो यूनिट डिस्टेंस में फेज चेंज कितना हो रहा है उसको वेव नंबर बोलते हैं। अब ओमेगा, ओमेगा तो आपको पता ही है एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा टू पाई न्यू या फिर टू पाई अपॉन टी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर न्यू है फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम पीरियड।
फाई है इनिशियल फेज, ये बताता है कि t इज इक्वल टू 0 पर वेव की स्टार्टिंग किस पोजीशन से हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम k की जगह रख देते हैं 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा की जगह रख देते हैं 2 पाई बाय t। तो यही इक्वेशन हमें ऐसे मिल जाती है y एक्स टी। a एम्पलीट्यूड है, ये आपको पता ही होगा, ऑसिलेशन में भी हम पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड। a साइन 2 पाई बाय लैम्डा और यहाँ x माइनस 2 पाई बाय t और यहाँ पर t प्लस 5। इनिशियल फेज अगर 0 है तो हम इसको टर्म को हटा सकते हैं। इक्वेशन तो सेम तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए लिख सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, बस हम वहां पर y ना लिख के ऐसे लिख देते हैं एस एक्स टी इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ऐसे लिखने का बस यही मतलब है कि ट्रांसवर्स में तो x और y दो एक्सेस हो गए ना, एक में वेव प्रोपेगेट कर रही है और एक में पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें तो अगर x में प्रोपेगेट कर रही है तो ऑसिलेशन भी x एक्सिस पर ही होंगे, इसलिए हम y ना लिख के s लिख देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हम एक कैसे जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल के लिए। मतलब अब इस इक्वेशन को हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बस जब हम ट्रांसवर्स लेते हैं तो यहाँ s में वो एक्सेस लिख देते हैं जिस पर की वेव ऑसिलेट कर रही है। तो ये भी हो गया हमारा कि प्रोग्रेसिव वेव को कैसे लिखते हैं, ये हमने देख लिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये वाली इक्वेशन देख ली, इसमें जस्ट 2 पाई को कॉमन ले लिया है बाहर और यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इन तीन तरह से हम वेव को लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं इसके। एक्सप्लेन न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, व्हाट मॉडिफिकेशन डिड लैप्लास इंट्रोड्यूस टू करेक्ट इट। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस और एयर के लिए क्या फॉर्मूला दिया था और फिर उसमें क्या कमी रह गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनकी भी कुछ बातें सही नहीं बैठती, आगे जाके उनमें कुछ करेक्शन करना पड़ता है। तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए और गैस के लिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, करेक्शन की जरूरत पड़ी, जो कि किया लैप्लास ने। स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया उसमें उन्होंने एयर या गैस को माना कि ये मीडियम आइसोथर्मल है। गैस में जब साउंड ट्रेवल कर रही है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, मींस आइसोथर्मल कंडीशन में साउंड ट्रेवल कर रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। देखिए प्रॉपर लैंग्वेज तो आपको यहाँ पर ये लिखी दिखी रही है ना, हम यहाँ इसको बस जो डेरिवेशन है उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो। ये हमने ऊपर देखा भी कि किसी फ्लूइड या गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो फॉर्मूला है वो ये होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो। बी यहाँ पर बल्क मॉडुलस है, रो यहाँ पर डेंसिटी है। और आइसोथर्मल कंडीशन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इधर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। यहां से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो p इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी। ये जो वैल्यू है यही तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, b इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा v अपॉन वी, है ना। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, b की हो गई। तो इस तरह से p इज इक्वल टू b आ गया। फॉर्मूले में हम b की जगह p रख देंगे, अंडर रूट p अपॉन रो। अब एस टी पी लेते हैं हम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट एस टी पी। अब एस टी पी पर हम p की वैल्यू रख देते हैं और डेंसिटी की वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये हो गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है ना ये, तो ये हो गया प्रेशर। और डेंसिटी, एयर की डेंसिटी 1.29 ऐसा ली जाती है, अप्रॉक्स में ले लेते हैं हम इसको 1.293। तो ये वैल्यूज रख के जब सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से v की वैल्यू आती है नियरली इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड आ गई 280 मीटर पर सेकेंड, पर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये वैल्यू 330 या 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मींस
ये वैल्यू कम आई है। तो जो न्यूटन का फॉर्मूला था उसमें कुछ तो कहीं कमी थी जिस वजह से फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू निकाली गई वो सही नहीं आई। लगभग इसमें 15% की एरर आ गई, 15% की एरर आ रही थी रिजल्ट में। क्या कमी थी, ये इतनी एरर क्यों आ रही थी, ये पता चला 100 साल बाद। 100 साल बाद लैपलास ने इसमें करेक्शन किया। उन्होंने ये बताया कि जो न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशन ली थी वहां पर कमी है। आइसोथर्मल कंडीशन नहीं होती जब किसी गैस या एयर के थ्रू साउंड ट्रेवल करती है ना, तो वहां रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होते हैं। इस कंडीशन में जहां पर कंप्रेशन होता है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मीन्स अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर हम इसको आइसोथर्मल नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम एडियाबैटिक कंडीशन। तो अब जो हम करेक्शन करेंगे इसमें वो एडियाबैटिक से करेंगे, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो पीवी की पावर गामा लेनी होगी। अब यहाँ पर ये गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv होती है। इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे ही प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन P ऐसे ही रहा। अब V की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तो जैसे x पावर n का डिफरेंशिएशन nx पावर n माइनस 1 होता है, ऐसे ही V की पावर गामा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, गामा V पावर गामा माइनस 1 और फिर आएगा यहाँ dV। गामा V की पावर गामा माइनस 1 और dV प्लस, अब ये V पावर गामा ऐसे ही और P का डिफरेंशिएशन dP, और इधर कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। अब फिर ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे P, गामा को आगे लिख लेते हैं इधर, गामा P V पावर गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू माइनस V पावर गामा dP। हमें वैल्यू चाहिए P की, तो अब की बार हम गामा P की वैल्यू निकाल लेते हैं। गामा P इज इक्वल टू माइनस V पावर गामा अपॉन, यहां पर है V पावर गामा माइनस 1 और यहाँ V के साथ क्या है, ऊपर तो है dP और यहाँ नीचे ये है dV। कि ये जो अपॉन में है V, इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो माइनस V पावर गामा, V पावर माइनस गामा प्लस 1 हो गया, ऊपर गया तो साइन उल्टे हो गए ना, और साथ में क्या है dP और अपॉन में बचा अब सिर्फ dV। अब आप देखिए कि V पावर ये प्लस में गामा, V पावर ये माइनस में गामा, तो ये कैंसिल हो गए, मतलब मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐसे समझ लेना आप कि ये माइनस गामा प्लस गामा 0 हो गए, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, सिर्फ V की पावर 1 बचा, तो माइनस V बच गया और यहाँ dP और यहाँ dV, आगे माइनस dP अपॉन dV अपॉन V। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने गामा को क्यों राइट साइड में नहीं लाया था, क्योंकि यही वैल्यू बन गई है अब बल्क मॉडुलस की, है ना। तो मींस अब जहां फॉर्मूले में B था अब उसकी जगह हम क्या रख देंगे, गामा P। क्या था फॉर्मूला, V इज इक्वल टू अंडर रूट B अपॉन रो, तो अब हम इसे क्या लिख देंगे, अंडर रूट गामा P अपॉन रो। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, क्या एक्स्ट्रा मिल गया है, अंडर रूट गामा और ये अंडर रूट P अपॉन रो। तो इस P अपॉन रो की वैल्यू तो न्यूटन के फॉर्मूले से 280 आई ही थी, अंडर रूट गामा और यहाँ पर ये 280। गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 लेते हैं और ये 280, 1.4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाता है 1.18 और इसमें 280 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है फिर 331.2, ये अप्रोक्स में इतना आ जाता है मीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू 332। तो अब V की ये वैल्यू आ गई फॉर्मूला, इसको हम यहाँ V पे लिख देते हैं आइसो, क्योंकि न्यूटन ने क्या माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, और लैप्लास ने जो वेलोसिटी के लिए रिलेशन दिया इसमें अब हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ हम एडियाबैटिक कंडीशन लेते हैं। तो इस तरह से ये V की एक्सपेरिमेंट के वेरी क्लोज वैल्यू हमें मिल जाती है, मींस करेक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन कि न्यूटन के फॉर्मूले में हमें आइसोथर्मल लेके चलना है कंडीशन को, लेकिन लैप्लास ने बताया कि आइसोथर्मल नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल वेव में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पर एडियाबैटिक कंडीशंस लेके चलेंगे और पीवी की पावर गामा लेके चलेंगे, तो हमें सही वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो सब समझ में आ गया होगा। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।